आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा और मेरे साथ आज हैं भाषा और प्रज्ञा। और आज आपके सामने तीन मुद्दे होंगे, तीन ज्वलंत मुद्दे। राम मंदिर पर सियासत, चार शंकराचार्य कर रहे हैं राम मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार। साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी कह दिया है कि नहीं जाएंगे हम। मुद्दा नंबर 2, क्या बिल्किस बानो को आखिरी इंसाफ मिल गया है? सामने आ रहा है महिला सम्मान को लेकर बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा। और मुद्दा नंबर 3 जो आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं कि मालदीव को लेकर भारत के लिए एक नया कूटनीतिक संकट, इसकी हम चर्चा करेंगे। मगर हम शुरुआत यहां पर करने जा रहे हैं राम मंदिर पर जो चल रही है सियासत। यह बात तय हो गई है कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो उसका मकसद, सबसे बड़ा मकसद, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन, विपक्ष को लगातार गाली देना और भाजपा के लिए वोट बटोरने का एक और मौका। मगर दूसरी तरफ 4 शंकराचार्य ने इस मौके का बहिष्कार किया है। मीडिया उसकी चर्चा नहीं कर रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी कह रही कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि यह एक राजनीतिक मंच बनकर रह गया है। एक ज्वलंत मुद्दा। क्या है इस मुद्दे का पंच? शुरुआत करेंगे हम भाषा के साथ। अभिसार, एक बात बिल्कुल साफ है कि चाहे शंकराचार्य हो या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का स्टैंड, दोनों ने ही बहुत बोल्ड और डियरिंग स्टैंड लिया है। और दोनों ही पक्ष, एक तरफ धर्म और एक तरफ विपक्ष की राजनीति, इन्होंने तकरीबन ये ऐलान कर दिया है कि यह चुनावी प्रोपेगेंडा है। जिस तरह से अर्धनिर्मित मंदिर में यह सारा का सारा हंगामा खड़ा किया जा रहा है, यह धर्म अनुरूप नहीं और ये राजनीति अनुरूप नहीं, तो डेयरिंग और बोल्ड स्टेप है जिसका असर पड़ना चाहिए। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर सबसे हास्यास्पद है जिस तरह से गोदी मीडिया इसे कवर कर रहा है। 4 शंकराचार्य धर्म का मुद्दा उठा रहे हैं मगर उनकी वाणी को पूरी तरह से जो है बॉयकॉट कर दिया है, ब्लैकआउट कर दिया गया है। क्या वो भी धर्म विरोधी हैं? क्या वो भी हिंदू विरोधी हैं? मगर इनका फोकस साफ है, विपक्ष को गाली दो और मोदी 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 करते रहो। प्रज्ञा, क्या है इस मुद्दे का पंच? अभिसार, मेरा मानना है कि राम भक्तों का भगवान में आस्था रखने वालों का भी विभाजन हो गया है और ये कहते कहते हुआ है कि सब भगवा ध्वज के नीचे एक छोर पर हैं। भाषा, कितनी अजीबोगरीब बात है यहां पर कि भाई वो 4 शंकराचार्य एक बहुत वाजिब मुद्दा उठा रहे हैं। अधूरा मंदिर, मुश्किल से 30 से 40% उसका निर्माण हुआ है। अधूरा मंदिर और वो मुद्दा उठा रहे हैं वहां पर। आप उस पर बहस करना बहुत दूर की बात है, आपने उन्हें टोटली ब्लैकआउट उनका कर दिया है। और वही मुद्दा जब कांग्रेस उठा रही है तो उसे धर्म विरोधी बताया जा रहा है। तो क्या इस गोदी मीडिया की निगाह में हमारे शंकराचार्य भी धर्म विरोधी हैं? देखिए, अब इतनी बड़ी पावर तो गोदी मीडिया के पास नहीं आई है अभी तक। पता नहीं 24 के बाद क्या आलम होगा कि वो सीधे सीधे कह सकें कि शंकराचार्य भी दरअसल एंटी हिंदू हैं या एंटी मोदी हैं। क्योंकि यहां देखिए, जो शंकराचार्यों ने स्टैंड लिया है, जिसमें 2 ने पब्लिकली बोला है, बहुत साफ उन्होंने अपना एजेंडा किया है। उन्होंने कहा ऐसी हड़बड़ाहट क्या थी, आप मंदिर पूरा बनने देते, उसके बाद आयोजन होता, क्योंकि कोई प्रेसिडेंस नहीं है कि आधे मंदिर में इस तरह से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो। और दूसरी तरफ आप देखिए कि सबसे आसान है कांग्रेस और राहुल गांधी को एंटी हिंदू, एंटी नेशन तक कह देना, जिसका एक बहुत बड़ा माइलेज इनके पास है। लेकिन मुझे लगता है शंकराचार्यों के बाद जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने स्टैंड लिया है, उससे एक मैसेज आएगा। बहुत बड़ा जोखिम है अभिसार, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विपक्ष की क्या हालत है और ये जो महान गोदी मीडिया है ये किस तरह से बैटिंग करता है। इस विपक्ष को ही और ज्यादा डीह्यूमनाइज, उसको और ज्यादा बुरा चेहरा दिखाने के लिए इतना बड़ा जोखिम ठीक 2024 से पहले था। भाषा यहां पर कि कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने एक बहुत जोखिम भरा कदम उठाया है। क्या आपको लगता है कि पार्टी के नेताओं को कम से कम 22 ना सही 23 तारीख को जाकर राम मंदिर में जाना चाहिए? अगर कोई प्रवेश ना भी करने दे, कम से कम अयोध्या पहुंचे, शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाएं, ये बताएं। क्योंकि देखिए, प्रोपेगेंडा का जवाब तो आपको एक्शन से लेना पड़ेगा ना, जो आपको जमीन पर दिखाई दे
वो क्या एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि देखिए मुझे लगता है ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने और खासतौर से कांग्रेस ने जो बयान जारी किया वो बहुत पॉलिटिकली मैच्योर जवाब है। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि करोड़ों भारतीयों के आराध्य हैं राम, और इससे किसी को मुझे लगता है यहाँ पे कोई विवाद का मसला ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 22 तारीख वाले आयोजन पर सवाल उठाया है, और निश्चित तौर पर, क्योंकि इसके बाद वे कभी भी जाने के लिए आजाद हैं, कभी भी जा सकते हैं, उनके तमाम और नेता जा सकते हैं। और मुझे लगता है आप जो कह रहे हैं, अगर कांग्रेस के नेता सुन रहे हैं तो अगर उनके दिमाग में ना भी आया है तो उनको ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता लेकिन तब भी अभिसार, मैं ये 100% आपके इस प्लेटफॉर्म से कह सकती हूँ, न्यूज क्लिक के प्लेटफॉर्म से, सब कुछ कर भी लेंगे तो भी जो गोदी मीडिया द ग्रेट है वो यही बताएगा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, यह सब दरअसल एंटी हिंदू खेमे के। गोदी मीडिया को तो प्रज्ञा इस कदर हास्यास्पद खेल चल रहा है, आप लगातार गाली दे रहे हैं। मैंने मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल में देखा, उनका जो पत्रकार है वो कह रहा था, क्या आप मस्जिद के उद्घाटन में जाएंगे, मंदिर के उद्घाटन में? देखिए खेल किस तरह से खेला जा रहा है। मंदिर बना मस्जिद जा रहा है, जो मस्जिद अभी वजूद में ही नहीं है जी, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है उसकी बात। मगर दूसरी तरफ 4 शंकराचार्य वो मुद्दे उठा रहे हैं और बहुत ही सलीके से उठा रहे हैं। देखिए आपका धर्म, धार्मिक अनुष्ठान में विश्वास ना हो एक अलग मुद्दा है, मगर धर्म के लिहाज से वो मुद्दे उठा रहे हैं कि भाई आपने राम भक्तों को बांट दिया, जिसका जिक्र आपने अपने पंच में किया। दूसरी तरफ एक आधा अधूरा मंदिर, उसकी प्राण प्रतिष्ठा, इसको लेकर हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में इसका बाकायदा जिक्र है। गोदी मीडिया उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं कर रहा है जी। तरह तरह की चीजें हैं जो धार्मिक स्तर पे की जाती हैं, जिनको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। इस बार सरकार ने जिस तरह से उद्घाटन के लिए पूरी तैयारी करी है, सरकारी खर्चा भी हो रहा है इसमें, तो ये हमने पहले भी इस पे चर्चा की अभिसार की, क्या एक जब मस्जिद तैयार होगी तो क्या सरकार इसका आधा भी अटेंशन उसको देगी, आधा भी ध्यान उस पर दिया जाएगा? इसलिए नहीं कि हमने हिंदुओं के लिए भी किया, मुसलमानों के लिए भी किया, सेक्युलरिज्म के किसी बात को लेके, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसके पालन करते करते आज 1991 से देश यहाँ आ गया है। तो ये सारे सवाल, इनका जवाब कौन देगा? ये विपक्ष को अगर जाना है किसी इंडिविजुअल नेता को मंदिर पे तो जाए ना जाए, इसमें कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो सरकार से सवाल उनको पूछने चाहिए, क्या वो सवाल पूछते रहेंगे? ये विपक्ष का भी काम है ना कि वो एक नैरेटिव तैयार करे जिसको मीडिया पकड़े। मुझे ऐसा लगता है विपक्ष से कहीं ज्यादा इस मुद्दे पर वाजिब जो सवाल हैं वो कुछ शंकराचार्य उठा रहे हैं। मसलन अगर आप अभी मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती को देखें, वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि किस तरह से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की जो महासचिव हैं चंपत राय, वो कह रहे हैं यह आयोजन सिर्फ रामानंद संप्रदाय का है। वो कह रहे हैं मतलब अब आपने राम भक्तों को बांट दिया। और सबसे बड़ी बात, जब आप चंदा इकट्ठा कर रहे थे तब तो आप ये नहीं कह रहे थे कि आयोजन रामानंद संप्रदाय को लेकर है। और जिस संप्रदाय का आप बता रहे हैं उस संप्रदाय के लोग भी नहीं है। उन्होंने कहा कि आप हट जाइए, तमाम लोग हट जाइए और खाली बहुत वाजिब बात है। क्यों नहीं भाजपा के सांसद इस्तीफा देते? नृपेंद्र मिश्रा वहां क्या कर रहे हैं? ये तमाम मुद्दे होने चाहिए। नृपेंद्र मिश्रा कौन से संप्रदाय के हैं? जी। चंपत राय कहाँ के हैं? बल्कि उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है मिश्रा साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी तक जो मंदिर के उद्घाटन की जो परंपरागत जो सारी चीजें होंगी, जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके जो रिचुअल्स हैं, ऐसे कुछ लोग हैं भारत में जिनकी धार्मिक आस्था अब उस स्तर पे नहीं पहुंची जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो एक तरह से आप कौन से ऑर्डर की बात करें, ना रामानंद ना कोई और, आप बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं ब्राह्मणिज्म की ना, जो कि गलत है। नहीं, ब्राह्मणिज्म में भी वो अपनी तरह का ब्राह्मणिज्म की बात कर रहे हैं, अपनी तरह की। क्योंकि देखिए यहाँ तो वो राम है जो हाथ पकड़ के मोदी जी उनको अंदर ले जा रहे हैं। बिल्कुल जी। यहाँ पे वो राम नहीं है जो करोड़ों लोगों के आराध्य हैं। हमारे यहाँ वे राम है जो उनको लग रहा है कि उनकी उंगली पकड़ के उनको टेंट से लेकर घर तक बैठाया, तो बड़ा चेहरा और बड़ा जो फोटो भी आपको दिखाई दे रहा है, राम से बड़े चेहरे तो मोदी जी हैं इस पूरे आयोजन में। लाइन अगर हम एक पंक्ति में इस सेगमेंट की चर्चा को समाप्त करें तो ये जो सारी बहस है, ये जो सारी कवायद है, उसका सिर्फ एक परिणाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन। ना वो अडवाणी दिखाई दे वहां पर, ना कोई और मुख्यमंत्री वहां दिखाई दे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ वहां होंगे मगर एज एन आफ्टर थॉट वहां पर बुलाए गए हैं वो, ठीक है। इसके अलावा अगर विपक्ष के नेता कोई पहुंच जाए तो उसको
एक किस्म का उसको भी एक निहायत ही डिमीनिंग ढंग से पेश किया जाए, सारी कोशिश वही है। सारे देखिए, ये हिसाब देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी को कहा कि आप भाई बुजुर्ग हो गए, आप साइड हो जाइए, लेकिन वहीं पर देवगौड़ा जी को बुलाया गया जो 90 साल के हैं। तो ये जो सारी पॉलिटिक्स है कि राम मंदिर आंदोलन जो भारत में चला, भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति पे जो पहुंची, उसको लाने वाले लोग तो आपने साइड कर दिए, क्योंकि इस पूरे आयोजन में सिर्फ और सिर्फ, जैसा हम सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली हो या कहीं पर भी, चेहरा सिर्फ एक है अभिसार, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वही तारणहार हैं, वही दरअसल राम मंदिर का सारा क्रेडिट अपने कंधों पर ही ले जा रहे हैं। योगी जी को तो बाद में उन्होंने एंट्री दे दी है। बिल्कुल दोस्तों, अब हम रुक करेंगे आज के दूसरे अहम मुद्दे का, जो कि बहुत ही जरूरी है। बिल्किस बानो को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की एक उम्मीद दिखी। मैं संपूर्ण इंसाफ क्यों नहीं कह रहा हूं दोस्तों, 11 लोग जो कि उसके साथ दुष्कर्म करने के लिए जिम्मेदार थे, उसकी 3 साल की बच्ची का सिर जमीन पर दे मारा था, उसके परिवार के कई सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया था, उन 11 लोगों को जब रिहा किया गया था, वो भी तब जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त पर महिला सम्मान की बात कर रहे थे। जब उन्हें रिहा किया गया था तो उन्हें माला पहनाई गई थी। सीके राहुल जी याद है आपको, गोधरा के विधायक, वो कह रहे थे कि भाई ब्राह्मण तो बहुत संस्कारी होते हैं और वो ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये वापस 11 लोग जो हैं जेल जाएंगे। ये मामला कहीं ना कहीं बता रहा है भाजपा का चाल चरित्र चेहरा भी। क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएं प्रज्ञा। अभिसार, मेरा मानना है कि अभी भी बिल्किस बानो के भविष्य में एक अनसर्टेनिटी है, एक अनिश्चितता है, जो कि बहुत अजीबोगरीब चीज है, क्योंकि उन्हें जस्टिस भी मिला है। तो ये सवाल पैदा होता है कि एक महिला को बार बार एक ही केस में कितनी बार न्याय की गुहार लगानी पड़ेगी। भाषा, क्या है इस मुद्दे पर आपका पंच? अभिसार, बिल्किस सबसे बड़ा चेहरा है जो याद दिलाती है कि 2002 में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब कितना बड़ा अन्याय हुआ था, और उस अन्याय के खिलाफ लड़ने का 22 साल का जो पूरा का पूरा लेखा जोखा है, वह आज की तारीख में बता रहा है कि गुजरात का तथाकथित विकास मॉडल बलात्कारियों और हत्यारों के पक्ष में खड़ा है। अमृत काल में 11 लोगों को छूट देना, और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह फ्रॉड है, दरअसल यह फ्रॉड तमाम भारतीय महिलाओं के साथ किया गया फ्रॉड है। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? बिल्किस कह रही हैं कि वो अब जाकर सांस ले सकती हैं, मगर मैं उनसे कहना चाहूंगा, नहीं मेरी बहन, अभी तुम्हारी लड़ाई बहुत लंबी है, क्योंकि अब भी भाजपा जो है वो उन 11 लोगों को राहत देने की कोशिश कर सकती है। महाराष्ट्र सरकार के पास विकल्प है उन्हें माफ किए जाने का। हालांकि वो 11 लोग कहां हैं, उनमें से 9 लोग गायब हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जो बता रही है कि जब महिला सम्मान की बात आती है तो भाजपा के दोहरे मापदंड साफ तौर पर दिखाई देते हैं, और वो अक्सर पीड़ित के खिलाफ दिखाई देता है। इतिहास इस बात की गवाह है। भाषा, मैंने देखा कि जब ये मामला सामने उभर कर आया था, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, आप कितने मुद्दे इसमें उठा सकते थे महिला सम्मान को लेकर। मुझे सबसे शॉकिंग लगा उस मुद्दे पर एक चुप्पी थी प्राइम टाइम में जी, उसकी किसी ने चर्चा तक नहीं की। आपके पास एक औरत है जिसके साथ जो ज्यादती, जो टॉर्चर हुआ है, वो अनइमेजिनेबल है, उसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। सेरन पैदा होती है जो उसके साथ हुआ था। एक तरफ वो, दूसरी तरफ जब इंसाफ हुआ या होता हुआ दिखाई दे रहा है, तब भी आपको कुछ सवाल उठाने चाहिए थे ना, मगर जो बहुत बुनियादी सवाल, और उसका जिक्र तक नहीं कहीं। देखिए, अब आप एडिटोरियल तक नहीं लिखे गए, प्राइम टाइम तो छोड़िए, एडिटोरियल कितने अखबारों ने लिखे ये भी हमें देखना बहुत जरूरी रहेगा। और मुझे लगता है अभिसार, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में ही सही सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि यह फ्रॉड है, और यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि गुजरात सरकार बलात्कारियों और हत्यारों के साथ मिली भगत है उनकी। बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द है। आप कल्पना कीजिए कि किसी और राज्य के ऊपर होता तो क्या कोहराम मचा होता। लेकिन बहुत डेलिब्रेट है, क्योंकि बिल्किस ऐसा चेहरा है जिनको ना तो मोदी जी देखना चाहते हैं, क्योंकि याद आती है 2002 की, और जब मोदी जी नहीं देखना चाहते हैं तो उनके चहेते जो तमाम एंकर्स हैं, जिसमें महिला एंकर्स भी, बहुत दुख की बात है कि वो लोग, तमाम लोग जरा जरा सी बातों पे आंसू बहाते हैं। यहां पर वे लगातार चुप हैं, क्योंकि बिल्किस सिर्फ लड़ाई नहीं, वो हौसला भी है। वो बताती है कि इंडियन वुमेन में
भारतीय महिला में कितना रेजिस्टेंस है, इंसाफ के बिना कुछ चाहेगी नहीं। और देखिए अंकिता भंडारी, उनकी मां ने नाम ले लिया कि किस तरह से आरएसएस का एक नेता और बीजेपी का जो महामंत्री है वो शामिल था उनकी बेटी के सारे साथ जो हुआ। तो ये एक सीरीज बहुत लंबी है, लेकिन विनेश फोगाट ने, जो महिला पहलवान है, उन्होंने जो बयान दिया, देखिए वो भी मीडिया में नहीं आया। उन्होंने कहा बिल्किस से हमें हौसला मिलता है, हम आपके साथ हैं। यानी तमाम महिलाएं, अब पिछले 10 सालों में ऐसी महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। हाथरस की बेटी आज भी इंतजार कर रही है। नाइंसाफी है। देखिए माफीनामा तो बहुत दूर की बात है प्रज्ञा, भाजपा को जाहिर सी बात है उसका एक इतिहास रहा है महिला सम्मान को लेकर। आपको पूरे 10 साल खंगालने की जरूरत नहीं, पिछले 2 साल खंगालिए आपको इतनी घटनाक्रम मिलेगी जिसमें खुलेआम महिला सम्मान को लेकर मजाक बनाया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है यहां पर प्रज्ञा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो भाजपा पूरी तरह से कटघरे में है। अभिसार, हमको सोचना चाहिए, देश की जनता को सोचना चाहिए कि क्या महिलाओं का इस्तेमाल हो रहा है पॉलिटिक्स के लिए। जब उनको गुजरात के इलेक्शन से पहले छोड़ा गया, उनको एमनेस्टी एक तरह से दी गई, तो क्या उसका कुछ फायदा हुआ भाजपा को? बिल्कुल हुआ, छप्पर फाड़ जी ना गुजरात में। जी तो मुझे तो ऐसा लगता है प्रज्ञा कि ये करारा तमाचा सभ्य समाज पर है। अगर भाजपा को ये लगता है कि इस तरह से बलात्कारियों का साथ देकर, हत्यारों का साथ देकर उसे फायदा मिल रहा है जी, और जनता ये नहीं समझ रही है, मुद्दा ये नहीं कि बिल्किस जो है वो मुसलमान है, अंकिता भंडारी का जिक्र किया ना जी। और सबसे बड़ी बात, यही मीडिया मेवाराम जैन का मुद्दा उठाती है जिसको लेकर जो है, और वो उठना भी चाहिए, इट वॉज अ शॉकिंग केस फ्रॉम राजस्थान, मगर आपके सामने बिल्किस जैसा मुद्दा है उस पर आप खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। जी, क्योंकि जस्टिस जो होता है वो फाइनल भी होना चाहिए। जस्टिस की सीढ़ी आप हमेशा चढ़ते ही रहेंगे और सांप सीढ़ी का एक खेल बन जाएगा, ये भी सही नहीं है। भाई आपने एक ऐसा रूलिंग देना चाहिए, मान लीजिए कि जो गुजरात सरकार को कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाइए गुजरात सरकार के पास जाइए, वो डिसाइड करेंगे कि इनको माफी मिले या ना मिले। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात सरकार ये तय नहीं कर पाई क्या कि ये लीगल है कि इलीगल? अब महाराष्ट्र सरकार इसमें अंदर आ गई एक तरह से। तो मतलब जस्टिस एक जगह पे आके रुकना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट सही करे, गलत करे, हमारे मतलब का करे या ना करे, पर कहीं ना कहीं पे ये रुकना चाहिए ताकि एक महिला बार बार हमेशा लड़ती ना रहे एक ही चीज पे। वो बहुत दुख दे। भाषा, क्या ये वाकई जिस उम्मीद के साथ जो बयान आया है बिल्किस का कि अब मैं सांस ले सकती हूँ, मैं उसे बहुत ही ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, स्केप्टिसिज्म के साथ देख रहा हूं। मैं कुछ बहुत ज्यादा आशावादी नहीं उनके उस बयान को लेकर, क्योंकि हमारे सामने एक ऐसी सरकार है जो बहुत बेहूदगी से, आपको याद है शैलेश भाई भट्ट उन 11 में से एक व्यक्ति है, उसे सम्मानित भाजपा के दाहोद सांसद ने किया। लीमखेड़ा के विधायक वहां मौजूद थे, वही लीमखेड़ा जहां पे ये गैंगरेप और हत्याएं बिल्कुल। और आपको याद होगा नरोड़ा पाटिया के जो एक अक्यूज थे, उसकी बेटी को टिकट दिया गया। भाजपा यहां पर दंगाइयों को सम्मानित करने को लेकर राजनीति मानती है। तो क्या वाकई ऐसे में और देखिए मुझे लगता है, देखिए एक चीज मुझे लगता है कि जिस तरह से 11 लोगों को छोड़ा गया, और वह भी आजादी के अमृत महोत्सव वाले दिन छोड़ा गया, 15 अगस्त था, हमें नहीं भूलना चाहिए। तो एक मैसेज बहुत क्लियर दिया गया कि जो बलात्कारी हैं, जो हत्यारे हैं, वो अगर उनके बारे में जो बीजेपी की सोच है वो बहुत क्लियर है। और ये सिर्फ इन 11 के साथ नहीं, राम रहीम के साथ भी है। वो एक रेपिस्ट है, हत्यारा है, कन्विक्टेड है। लेकिन आप देखिए जैसे ही गुजरात में, हरियाणा में चुनाव होते हैं, राजस्थान में चुनाव होते हैं, वो पैरोल पे रिहाई नहीं होते। सारे लोग वहां जाके उनके चरण वंदना करते हैं, वोट के लिए करते हैं। यानी एक मैसेज बहुत क्लियर है कि भाजपा का जो चाल चरित्र और चेहरा है उसमें बलात्कार और हत्या दोनों से उनको कोई गुरेज नहीं है, इनको करने वालों से कोई गुरेज नहीं है, उनको प्रमोशन मिलता है। सबसे बड़ी बात भाषा, आप जानते हैं महिला सम्मान को लेकर सबसे ज्यादा राजनीति अगर किसी ने की है तो वो भाजपा ने की है। बहुत हुआ नारी का अपमान, अब की बार मोदी सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, किनसे बचाओ वो भी हमें दिखाई दे रहा है। आजाद भारत के इतिहास में महिला सम्मान को लेकर एक राजनीतिक हथियार किसी ने नहीं बनाया, मगर सबसे ज्यादा महिला सम्मान के लिए अगर कोई घातक रहा है तो वो भाजपा की राजनीति, कम से कम ये तथ्य बता। और कम से कम जिस तरह का साइलेंस है, मैं तो सोच रही थी कि स्मृति ईरानी जी क्या पता कुछ बोल दें यहाँ पर, लेकिन निश्चित तौर पे हम जानते हैं कि नहीं बोलेंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि इतना बड़ा फैसला जिसमें गुजरात सरकार उसकी भूमिका कटघरे में है
और आप ये भी ना भूलिए कि इसमें यह भी बात है कि गृह मंत्रालय से जो परमिशन मिली वो भी फ्रॉड के आधार पर है। लेकिन आप देखिए कोई पब्लिक परसेप्शन आउटरीच, क्योंकि निर्भया पर हमने देखा था, हम सब जर्नलिज्म में उस समय भी थे, किस तरह से एक कैंपेन चला था, किस तरह से लोगों तक पहुंचने का काम किया था, लेकिन बिल्किस पर चुप्पी है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से हमें सलाम करना पड़ेगा प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जैसी प्रोफेसर्स का, जिनकी कोशिशों के चलते बिल्किस को ये इंसाफ मिला। शोभा गुप्ता जो वकील थी, या फिर रेवती लॉल पत्रकार, सुभाषिनी अली, उनकी मैं बात करने वाला था, महुआ मोइत्रा ने भी जो कोशिश की, मेरे ख्याल से सलाम इन महिलाओं को भी, क्योंकि अगर ये ना होती तो बिल्किस को ये जो आंशिक उम्मीद, मैं आंशिक बार बार कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है अभी रास्ता और लंबा है, तो इन 4 महिलाओं को, 5 महिलाओं का हमें सलाम करना चाहिए निश्चित तौर पर। बिल्किस का जो हौसला है और जो लड़ाई है वो तो मुझे लगता है एक बिल्कुल प्रतीक है आगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सो कॉल्ड ऑपोजिशन की महिलाएं बन के आगे बनी। उन्होंने जितनी उनके पास ताकत थी छोटी बड़ी, बिल्कुल उसकी आवाज बुलंद करी, उसको हौसला दिया। और शायद आप सही कह रहे हो अभिसार, उनको फिर इस हौसले की जरूरत पड़ सकती है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये क्या महज इत्तेफाक है कि जब हमारी महिला पहलवान संघर्ष करती हैं, और ये ना भूलें दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में है कि बृजभूषण ने उनके साथ क्या क्या किया। आज तक बृजभूषण जो है वो छाती चौड़ी करके घूमता है, कोई कार्रवाई नहीं। याद कीजिए जम्मू में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है मंदिर के अंदर, और जो दुष्कर्म को अंजाम देने वाले लोग थे उनके पक्ष में 2 भाजपा के मंत्री रैली निकालते हैं। हाथरस रातों रात बिटिया का शव पेट्रोल छिड़ककर जला दिया जाता है। ये ढेरों मिसाल हैं। राम रहीम को पैरोल, ये इत्तेफाक थोड़ा ना हो सकता है। और ये ना सोचें कि हर मामले में पीड़ित मुसलमान है इसलिए ऐसा किया जा रहा है, नहीं। अगर अत्याचारी भाजपा से हो तो ये मायने नहीं रखता कि पीड़ित कहां का है। आपको नतमस्तक होना पड़ेगा इस विचारधारा के सामने, तभी आपको इंसाफ मिलेगा, और तभी शायद ना मिले। अब हम रुक करना चाहेंगे अपने तीसरे मुद्दे का, और वो है भारत और मालदीव में कूटनीतिक संकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप जाते हैं, कुछ फोटोज खिंचवाते हैं, और उसके ऊपर आपको याद होगा कि किस तरह से मालदीव की एक मंत्री अभद्र टिप्पणी करती है, जिसकी कड़े शब्दों में आलोचना की जानी चाहिए। 3 मंत्रियों को पद से हटा भी दिया जाता है, यानी कि भारत की तरफ से जो एक प्रतिक्रिया थी उसके चलते ही हुआ। मगर उसके बाद जिस तरह से मामले को बढ़ाया गया, बुकिंग्स कैंसिल की गई, तमाम बॉलीवुड के जो लोग थे वो सामने आ गए, ट्वीट करने लग गए। ये बात अलग है कि जब वो लक्षद्वीप के समर्थन में कह रहे थे तो तस्वीरें जो थी वो मालदीव की इस्तेमाल की जा रही थी। ये जो पूरा मामला था वो बहुत ही इमेच्योरली क्या हैंडल किया गया। क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएं भाषा। अभिसार, पागलपन की इंतहा है कि आप किसे दुश्मन मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं, और किस तरह से बायकॉट मालदीव से लेकर बायकॉट मेक माई ट्रिप तक जो पूरा का पूरा पागलपन सोशल मीडिया पे चला, और जिसमें तमाम नामी गिरामी लोग, तमाम एंकर्स सर्जिकल स्ट्राइक से टूरिज्म स्ट्राइक तक की बेहुदा बात कर रहे थे। इससे लगता है कि जो विवेक है उसे एक साइड करके एक नॉन इशू को इशू बनाना, ताकि इंपॉर्टेंट इशू गायब हो जाए, सिर्फ और सिर्फ पागलपन और पागलपन पागलपन। अब सर क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच ये था कि जो इसमें टूल किट जारी हुआ था वो भारत के राष्ट्र हितों के खिलाफ था। आप बॉलीवुड के तमाम सितारों को ले आते हैं, ये बात अलग है कि वो आधी अधूरी तैयारी के साथ उतरते हैं। वो लक्षद्वीप के समर्थन में तो कहते हैं, मगर तस्वीरें इस्तेमाल होती हैं मालदीव की। दूसरी तरफ मैं नहीं भूला हूं कि इंडिया टुडे की एक रिपोर्टर जो है वो पहुंची थी, वहां से रिपोर्टिंग कर रही थी। पूरा जो 2 रुपल्ली ट्रोल तंत्र है वो उस पर हमला बोलना शुरू कर देता है। यानी कि ये भारत की साख को क्या क्या बना रहे हैं, व्हाट आर दे प्रेजेंटिंग इंडिया एज। प्रज्ञा, क्या है इस मुद्दे का पंच? अभिसार, भारत को क्या फायदा क्या नुकसान ये वक्त बताएगा, लेकिन क्या डिप्लोमेसी जो है, कूटनीति सरकार कर रही है या ट्विटर पे कुछ ट्रोल कर रहे हैं, ये एक सवाल बहुत बड़ा हमारे सामने अब फिर से खड़ा हो गया है। कूटनीति का तकाजा होता है भाषा कि आप जब एक साल 2023 में जी रहे हैं जहां दुनिया हर गुजरते वक्त के साथ उसमें ध्रुवीकरण हो रहा है, पोलराइजेशन बढ़ रहा है,
तो आपको अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स बढ़ाने होते हैं, दोस्तों की जरूरत है, दोस्तों की जरूरत होती है। आप क्या कर रहे हैं? देखिए, नेपाल, लंका, भूटान, पाकिस्तान तो पहले से ही है, और अब बिल्कुल श्रीलंका की बात मैंने की है, उसके अलावा अब मालदीव। ये हर देश आज की तारीख में चीन का दबदबा इन तमाम देशों में बढ़ता दिखाई दे रहा है। अरे ये कैसी कूटनीतिक सोच है? किसने एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया हुआ है कि आप अपने पड़ोसियों को नाराज करें, बेतुके मुद्दे को बवाल बनाएं और अपने संबंध खराब करें ताकि वो चीन की गोद में जाके बैठ जाएं? और सबसे बात जो जरूरी बात है कि हम जब बात कर रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम की, हम बात कर रहे हैं कि हम ग्लोबल लीडर हैं, हम ही देश को और दुनिया को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसमें इतनी छोटी छोटी मुद्दों को इस तरह से बढ़ाना। और मेरा कहना है अभिसार, मालदीव्स कहां और भारत कहां? बिल्कुल, तो कोई कंपैरिजन है? 6 लाख लोगों की आबादी है वहां पर मालदीव्स की, उसकी आप जीडीपी देखिए, भारत की जीडीपी देखिए, उसका एरिया देखिए, भारत का एरिया देखिए, कोई कंपैरिजन? अरे सोच के तो वार करो भाई, किस पे वार कर रहे हो तुम और किसको प्रमोट कर रहे हो? अगर सारे भारतीय लक्षद्वीप ही चले जाएंगे तो लक्षद्वीप बेचारे का क्या होगा? उसको थोड़ा सुरक्षित सुंदर बने रहने दो, क्योंकि वहां पर इस तरह का पागलपन नहीं है। और आप कम से कम बात करते समय इंटरनेशनल रिलेशंस में हम भी सोचते हैं ना कि किससे हम कैसे डील करेंगे, किसका क्या कद होगा, लेकिन यहाँ तो ट्रोल आर्मी और द ग्रेट एंकर्स की जो टीम है, बायकॉट टूरिज्म, मतलब बायकॉट मालदीव्स के साथ साथ उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक से इसकी तुलना की कि टूरिज्म में स्ट्राइक किया मोदी जी ने। तो मेरा ये मानना है कि मोदी जी हैं तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मुमकिन है कि अब यही लोग डिप्लोमेसी भी चलाएंगे और यही लोग टूरिज्म भी चलाएंगे। नहीं, देखिए, इससे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, उस मंत्री ने जो कहा वो वाहियात था जी, और उसकी आलोचना भी की जानी चाहिए, उन्हें पद से हटा दिया गया जी। कूटनीति में आप हर जगह सर्जिकल स्ट्राइक थोड़ा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक देश को, खासकर इस देश का जो इतिहास रहा है, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आप इस तरह की हरकतें करते हुए, और खासकर जिस तरह से बॉलीवुड एक रट्टू तोते की तरह नाच रहा था, आप एक इनसिक्योर देश की तरह दिखाई दे रहे थे। ठीक है, देखिए अभिसार, बहुत सारे धन दौलत वाले लोग मालदीव्स जा चुके हैं, छुट्टियां काट के आ चुके हैं। मैं आप बता दूं, अक्षय कुमार एक ही हफ्ते पहले मालदीव गए थे और फिर वो बता रहे थे कि साहब मालदीव नहीं, मैं तो लक्षद्वीप को बढ़ा देता। कौन सा बॉलीवुड का सितारा इंडिया में छुट्टियां मनाता है? जी, मुझे तो आज तक दिखाई नहीं दिया। मैं तो पिंक विला भी देखता हूँ, बॉलीवुड हंगामे देखता हूँ, ये सब छुट्टियां मनाते हैं फॉरेन में। जी, कब प्रमोट करते हैं इंडियन टूरिज्म को? ये बिल्कुल जब मोदी जी का टूल किट आ जाता है तब प्रमोट करते हैं, वहीं की फोटो लेकर। अभिसार, एक और चीज है, मैं ट्विटर पे काफी कम समय बिताती हूँ, लेकिन जब ये मालदीव वाला हुआ तो मैंने थोड़ा सोचा कि देखती हूँ भाई, ये तो ट्विटर पे ही हो रहा है सारा कुछ डिप्लोमेसी। तो जो मालदीव के आम जनता है, वहां के जो टूरिज्म प्रमोटर्स हैं और जो आम जनता है और उनके काफी सारे नेता, वो सब भारत का पक्ष ले रहे थे। तो जो ट्विटर आर्मी थी उसको भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए था ना कि हम अपनी तमीज ना खो दें, क्योंकि मालदीव के कुछ लोगों ने, नेताओं ने बदतमीजी करी है। आखिरकार भारत सरकार पे भी ये कहीं ना कहीं दायित्व आता है ना कि वो लोगों से कहे कि भाई शांत रहो, हम देख रहे हैं, हमारा कोई नुकसान हम देश का होने नहीं देंगे। हो रहा है ना प्रधानमंत्री लगातार आप दिखा रहे हैं लाइफ जैकेट पहने हुए समंदर में डुबकी खाते हुए। और मुझे लगता है इट बॉइल्स डाउन टू वन थिंग भाषा, कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो एक विक्टिमहुड, एक पीड़ित कॉम्प्लेक्स में जीती है। यानी कि हमें गालियां पड़ रही हैं, 10 साल हो गए, नहीं साहब हमें गालियां पड़ रही हैं, हमें 3-3 किलो गालियां रोज पड़ती हैं। इट बॉइल्स डाउन टू दैट कि आपको हर बार एक विक्टिम हेड कॉम्प्लेक्स खेलना है, पीड़ित खेलना है, कि आप सत्ता में हैं। नहीं, और इसी के साथ आपको हर समय एक दुश्मन चाहिए। तो सवाल है कि इसमें भी उन्होंने एक दुश्मन तलाश लिया, और वह दुश्मन ऐसा था अभिसार, जो बेचारा इतना छोटा सा है, जरा सा दिखाई देता है मालदीव्स, और उसमें आपको बहुत आसान रास्ता मिल गया कि बिल्किस पे फैसला आ रहा है, तब भी हम ट्विटर पे ट्रेंड चलाएंगे, एक्स पे ट्रेंड चलाएंगे, बायकॉट मालदीव, और इसी बहाने आप तमाम और बिजनेस इंटरेस्ट, मुझे तो लगा बेचारा मेक माई ट्रिप क्यों बायकॉट हुआ, कहां से बायकॉट हुआ? तो ये बॉयकॉट का प्रक्रिया, पठान, मुझे याद आया कि आपका शो और हम सब लोगों ने, मतलब बायकॉट पठान से लेकर बायकॉट मालदीव। नहीं, वही नहीं भाषा, अगले दिन प्रज्ञा जी, बॉयकॉट मालदीव्स हो गया, उसके बाद अगले दिन था बॉयकॉट नेटफ्लिक्स। मतलब मैं कह रहा हूं हम क्या बना रहे हैं खुद को भाई।
आप क्या बना रहे हो खुद को? बॉयकॉट नेशन बन के रह रहे हो आप कहां से कहां पहुंच गए हो? बिल्कुल, एक ना एक दिन बही खाता जो है उसकी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, क्या मिला क्या खोया। तो तब आप क्या कहिएगा कि हमने खूब लड़ाई करी, ऐसे ही लड़ते रहे, क्या मिला क्या नहीं मिला हमने सोचा ही नहीं। डिप्लोमेसी आखिर दो देशों के बीच के रिश्ते की बात है ना। तो आप सबसे लड़िएगा, ऐसे फालतू में लड़िएगा, जनता ही लड़िएगा, तो आपको कुछ मिला या नहीं इसके लिए कोई रुकेगा नहीं। तो नहीं, ये लेकिन सवाल यहाँ जवाब पे ना हो। तलवार भांजने की एक ट्रेनिंग हो जाती है अभिसार, मुझे लगता है, और दूसरी तरफ एक नफरत फैलाने का टूल किट हो जाता है कि हम किसी भी मुद्दे को पेश कर देंगे और इस पे लोग उतर जाएंगे, बॉलीवुड सितारे, क्योंकि वो तो सब काउंट्स हो रहे हैं ना कि किसने कितने बैटिंग की, कौन कहां ज्यादा स्कोर कर पाया। तो आप देखिएगा सारे लोग स्कोर करने में आगे बढ़ बढ़ के किरण रिजिजू करते हैं मालदीव की फोटो। ये बॉलीवुड के जो सितारे हैं, माफ कीजिएगा कड़े शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये लोग इतने बड़े कायर हैं, इनके मुंह से मणिपुर पर कभी कुछ नहीं निकलेगा, बिल्किस पर कुछ नहीं निकलेगा। महिला पहलवान जब संघर्ष कर रही हैं तो क्रिकेट के सबसे बड़े भगवान, एकमात्र भगवान सचिन तेंदुलकर, उनके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, जो अपने आप में बहुत ज्यादा शर्मनाक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रज्ञा और भाषा इस चर्चा में शरीक होने के लिए। इंडिया की बात में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।